नमस्कार, आप देख रहे हैं बीक्यू प्राइम हिंदी और ये है आईपीओ अड्डा। और हमारे साथ आज हैं जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज के मैनेजमेंट। इनका आईपीओ जो है सितंबर 14 को खुल रहा है और सितंबर 18 को बंद हो रहा है। आईपीओ का प्राइस बैंड है 156 टू 164। फ्रेश इशू जो है 392 करोड़ का है और ओएफएस जो है 171 करोड़ का है, जिसमें प्रोमोटर्स एंड सम अदर सेलिंग शेयर होल्डर्स बेच रहे हैं ओएफएस में। टोटल में लगभग 12% पोस्ट इक्विटी का इशू है ये। और इसका मार्केट वैल्यू जो है 1650 करोड़ के आसपास है। और मेरे साथ आज हैं अविनाश रमेश गोडकिंडी, एमडी एंड सीईओ ऑफ द कंपनी। अविनाश, धन्यवाद आज बी के प्राइम हिंदी से बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे है, आप लगभग 400 करोड़ रेस कर रहे हैं फ्रेश इशू में। इस 400 करोड़ का उपयोग कहाँ कहाँ करने वाले हैं? सही। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके शो पे आए। ये 400 करोड़ जो हम रेज कर रहे हैं, इसका उपयोग दूसरी दूसरी तरह से होगा। एक तो हमारा कस्टमर रिटेंशन और एक्विजिशन पे एक इन्वेस्टमेंट होता है जो हम करते हैं। दूसरा, हम प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी में निरंतर निवेश करते हैं, तो उसमें हम करते रहेंगे। और तीसरा हमारा थोड़ा ऋण है, डेट है, जिसको हम पे ऑफ करने वाले हैं। हम्म। ये बताइए कि आप जब बोलते हैं कि आप लगभग 300 करोड़ कस्टमर एक्विजिशन और रिटेंशन में खर्च करेंगे, तो ये बिजनेस मॉडल किस तरह का है? और यहाँ पर एक्विजिशन किस तरह का आप करते हैं जिसके लिए आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है? ये देखिए, हमारा बिजनेस मॉडल B2B2C है। हम तकरीबन 2400 कॉर्पोरेट कस्टमर्स के साथ काम करते हैं। ये कंपनीज हैं हीरानंदानी, परसिस्टेंट सिस्टम्स, टाटा स्टील, एऑन, ग्रीन प्लाई। तो काफी बड़ी कंपनियां हैं और इनके दूसरे दूसरे तरह के यूजर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं और चैनल पार्टनर्स होते हैं। चैनल पार्टनर्स जैसे डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, और हम उनके वेंडर्स का भी ख्याल रखते हैं। तो इन पूरे जो इकोसिस्टम ऑफ यूजर्स हैं, जो तकरीबन 2.2 मिलियन 2.3 मिलियन यूजर्स हैं, आज हमारे 23 लाख के करीब यूजर्स हैं। इन यूजर्स को जब हम हमारा प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म में दूसरे दूसरे तरीके के सॉल्यूशंस हैं। एक एक्सपेंस मैनेजमेंट है जो एम्प्लॉयज के एक्सपेंसेस डिजिटाइज करता है। तो मान के चलिए कि एक एम्प्लॉय दिल्ली से मुंबई आ रहे हैं, तो जब वो आते हैं तो कई तरह के खर्चे लेते हैं, फ्लाइट लेते हैं, होटल का खर्चा होता है, ट्रैवल का खर्चा होता है। वो सारी बिल्स जो है वो अपने हमारे मोबाइल ऐप में वो अपलोड करके अप्रूवल्स के बाद वो पैसा उनके प्रीपेड कार्ड में रिएम्बर्समेंट के रूप में आता है। और फिर ये जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं और एम्प्लॉयज हैं, उनको जो रिवॉर्ड्स मिलती हैं, जो इंसेंटिव्स मिलते हैं, वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो इसमें क्या होता है सृजित, हम चाहते हैं कि हमारे जो यूजर्स हैं, हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो सब हमारे से संतुष्ट रहें, खुश रहें। और कुछ यूजर्स की ये हैबिट है कि वो जब उनको एक ऑफर मिलता है, डील मिलता है, वो ज्यादा स्पेंड करते हैं। तो शुरू में जब हमारे प्लेटफॉर्म पे यूजर्स आते हैं, तो हम उनको इंसेंटिव्स देते हैं ताकि वो हैबिचुएट हों, उनकी आदत बने, ताकि वो हमारा प्लेटफॉर्म यूज करें। तो वो शुरुआती यूजर्स को दिया जाता है। और क्योंकि हमारे यूजर्स रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, बहुत फास्ट हम ऐड कर रहे हैं यूजर्स को, तो हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं टू बी एबल टू ग्रो द बिजनेस एंड ग्रो द ट्रैक्शन और एंगेजमेंट विद दीज यूजर्स। हमने देखा है कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज भी ऐसी ही करती हैं, ऑफर्स देती हैं अपने कस्टमर्स को। बट ऑफ लेट हमने देखा है सारे मोस्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो हैं उस देयर इज अ कट डाउन, जिसको कहते हैं कि वो कमी कर रही है उन ऑफर्स को कस्टमर्स को देने में, क्योंकि वो कॉस्ट जो है वो काफी बढ़ रहा है उनके लिए। आपको भी ऐसा दिख रहा है आपके बिजनेस में? एक हमारा बिजनेस थोड़ा अलग है। हम क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो काम करती हैं, वो आमतौर पे ज्यादा रिटेल B2C बिजनेस होता है उनका। क्रेडिट कार्ड का पोर्टफोलियो तकरीबन 75-80% के ऊपर रिटेल होता है। हमारा बिजनेस B2B2C है, तो हम कॉर्पोरेट को जाके बेचते हैं। तो ये दोनों, इनकी तुलना करना शायद सही नहीं होगा। पर आप अगर हमारा भी देखें, तो हमारे जो इंसेंटिव्स हैं वो 3 साल पहले और आज तकरीबन 45% या 40% वो हमने कम किया है इंसेंटिव्स। तो हमारे जो इंसेंटिव्स है हम कम कर रहे हैं, हालांकि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, हमारे रेवेन्यूज ग्रो कर रहे हैं, पर हमने इंसेंटिव जो है डायल डाउन किया है। क्योंकि हम वो इंसेंटिव को एक माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं, ताकि
लोग हमसे जुड़ें, हमारे बारे में जानें और हमारा प्लेटफॉर्म ऑप्ट करें, उसको यूज करें एज एम्प्लॉयज ऑफ दीज कंपनीज। एक बार ही उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये प्लेटफॉर्म उनके लिए अच्छा है, उनकी सुविधा के लिए है, तो फिर हमको इंसेंटिव्स देने की जरूरत कम हो जाती है। हम्म। आप अपने रेवेन्यू स्ट्रीम के बारे में बताइए कि रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है आपके लिए, और कौन सा रेवेन्यू जो है रिकरिंग है यहाँ पर, और आपको कैसे ग्रो हो रहा है ये दोनों रेवेन्यू स्ट्रीम आपके लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये सजीद, बहुत अहम सवाल है। हमारे लिए जो रेवेन्यू है वो उसको हम डाइवर्सिफाइड रखते हैं। हम हमारे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के तहत हम SaaS फीस या रिकरिंग फीस, सॉफ्टवेयर फीस पर यूजर पर मंथ भी चार्ज करते हैं। और हमारे ट्रांजैक्शन इनकम भी आती है। जब भी आप एक प्रीपेड कार्ड पे, एक क्रेडिट कार्ड पे जब ट्रांजैक्ट करता है यूजर, पैसा खर्चते हैं, तो हमको उसमें से इंटरचेंज की फीस आती है। हमारे पार्टनर बैंक्स वो पैसा हमको एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो दोनों भी एक तरह से रिकरिंग है। जो SaaS फीस है वो हर महीना आती है, और जो आपका ट्रांजैक्शन फी है, जब भी कार्ड पे स्पेंड होता है, खर्चा होता है, तब हमको इंटरचेंज इनकम मिलती है। हम्म। आपके फाइनेंशियल्स में देखिए तो आपका मार्जिन्स काफ़ी अंडर प्रेशर रहा है FY 23 में। अ, अगर हम अभी आप मार्केट्स में लिस्ट कर रहे हैं तो एक अनुमान होना चाहिए कि आपका रेवेन्यू का जो मिक्स है या रेवेन्यू फ्लो जो है वो क्या स्टेडी और सस्टेनेबल है, या बैक एंडेड है। और दूसरा जो मार्जिन्स की हम बात कर रहे हैं, किस तरह के मार्जिन्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो प्रेशर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। तो अगर आप रेवेन्यूज देखें सजित, तो रेवेन्यूज बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं। बहुत ही, अगर आप लास्ट 3 साल का केगर देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग केगर रहा है हमारा। अगर आप मार्जिन्स भी देखेंगे तो लास्ट 3 इयर्स का FY 20 से FY 23 देखेंगे तो बहुत अच्छा ग्रोथ रहा है। FY 22 to 23 अगर आप तुलना करेंगे तो थोड़ा आप जो बोल रहे हैं उसमें बात में दम है, सही है। और उसके कारण भी हैं। उसके कारण मुख्य रूप से दो हैं। एक तो हमने जो पिछले साल था, हमारे सारे एम्प्लॉयज को हमने ESOPs दिए, क्योंकि हम जानते थे कि हम IPO का प्लान कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सभी हमारे एम्प्लॉयज जो हैं हमारे इस कंपनी के हिस्सेदार बने, भागीदार बने, एक तरह से ओनर्स बने, और सबको इसका जो सुख है वो मिले। तो वो एक हमारी क्लियर स्ट्रैटेजी रही है, या थॉट रहा है। तो उसका जो एक्सपेंस है हमको लेना पड़ा ESOP का एक्सपेंस, जो FY 22 में नहीं था। दूसरी चीज ये हमें वन टाइम एक्सपेंस है या अगले कुछ सालों तक रहेगा। ये FY 24 में भी थोड़ा रहेगा, और उसके बाद टेपर हो जाता है, बहुत छोटे पैमाने पे आता है। और अगले 2 साल के लिए है FY 2026, उसके बाद वी डोंट एंटिसिपेट। जो हम दूसरा चीज देखते हैं, एक इन्वेस्टमेंट हमने काफी किया है टू बिल्ड आवर Zoyer प्लेटफॉर्म, जो हमारा अकाउंट्स पेएबल प्लेटफॉर्म है। वो टाइटली कपल्ड है विद आवर कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग। तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसको हमने फुल्ली एक्सपेंस आउट कर दिया है। तो उस इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारे जो मार्जिन है वो थोड़े प्रेशर में आए हैं FY 23 में। और ये किस तरह का कैश फ्लो आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आप फिनटेक और SaaS के इंटरसेक्शन पे है, तो और ये सर्विसेज बिजनेस है, तो ये कैश फ्लोस इसमें क्या रॉबस्ट रहेंगे इसमें। देखिए, मैं फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स नहीं कैसे करना रहा है। चाहूंगा। हाँ, बट कैश फ्लोज हमारे हमेशा से इस टाइप के इंडस्ट्री में मेरे एक्सपीरियंस में स्ट्रांग रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, जो भी डिजिटाइजेशन के बिजनेसेस हैं, हम स्पेंड्स डिजिटाइज करते हैं, तो इसमें जो है बहुत डिफरेंट डायनामिक्स रहती है फ्रॉम अ टिपिकल ब्रिक एंड मॉर्टार बिजनेस। आ, आप स्पेंड मैनेजमेंट के बिजनेस में हैं, और इसमें स्पेंड्स जो हैं काफ़ी इकोनॉमिक साइकिल्स को भी फॉलो करती हैं, बिजनेस साइकिल्स को फॉलो करती हैं। अगर एम्प्लॉय बेनिफिट हो या और कोई हो, आप क्या आपका बिजनेस इसके साथ काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है इस इकोनॉमिक साइकिल्स के साथ। तो अगर डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ेगा तो आपको काफ़ी दिखेगा ग्रोथ इन कस्टमर बेस, जैसे ही कम होगा चर्न शुरू हो जाएगा। ये आप देखते हैं आपके बिजनेस में। सही था। हम एक्चुअली ऐसा नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस में ये B2B2C बिजनेस है। तो जो कॉर्पोरेट्स, बड़ी एंटरप्राइजेस जो खर्चे करते हैं, जैसे उनके वेंडर पेमेंट्स हैं, वो तो वेंडर पेमेंट्स तो उनको करना ही है।
और अगर आप देखेंगे जो रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स भी देते हैं, तो जब बिजनेस थोड़ा प्रेशर में आता है तो वो एक्चुअली ज्यादा इंसेंटिव देते हैं अपने चैनल को, अपने डीलर को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, कि भाई मेरा माल बेचो, मेरा जो प्लाईवुड है वो आप बेचिए, मेरा स्टील जो है आप बेचिए, जितना आप ज्यादा बेचेंगे मैं आपको ज्यादा इंसेंटिव देता हूँ। तो हमारे बिजनेस में काफी डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर एक मान के चलिए कि एम्प्लॉय रिवॉर्ड्स थोड़ा सप्रेस हो जाए, तो आपका जो चैनल रिवॉर्ड्स है वो मोर देन कॉम्पेंसेट कर देता है उस चीज को। तीसरी बात जो है, एम्प्लॉयज का जो एक्सपेंसेस हैं जो वो बेयर कर रहे हैं फॉर द कंपनी, वो तो उनको वापस रिएम्बर्स करना ही है। अगर आप देखेंगे, अगर कोई एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं, जैसे उनका मील अलाउंस है, उनका मोबाइल अलाउंस है, वो सारे उनके सैलरी का हिस्सा होते हैं, उनके सीटीसी का, तो वो तो कंपनी को वैसे भी देना ही है। तो हमारा बिजनेस इस मामले में, इस विषय में काफी डी रिस्क या है हमारे हिसाब से। हम्म। आपके बिजनेस को कैसे देखा जाए, फिनटेक माना जाए या सैस माना जाए? और दोनों का अलग अलग वैल्यूशन होता है इस स्ट्रीट में। तो एक सवाल जो उठेगा कि वो कैसे कैसे देखा जाए आपको? सर मेरे हिसाब से इसको एक सैस फिनटेक की तरह ही देखा जाना चाहिए, और वो एक नई श्रेणी या नई कैटेगरी की तरह से देखा जाना चाहिए। और मेरा ये भी अनुमान है कि आप इस तरह की जो कंबाइंड सॉल्यूशंस है, सैस फिनटेक हो गया, या सैस दूसरा कोई और क्षेत्र है, हेल्थ टेक हो गया, आप ये टाइप का मिश्रण देखेंगे और एंड और। क्योंकि इंडिया में हमारी हमारी मानसिकता कैसी है, हम एक मिक्सर खरीदते हैं तो उसके साथ ग्राइंडर भी चाहते हैं, राइट, ड्राई ग्राइंडर के साथ वेट ग्राइंडर भी चाहते हैं, वी आर वैल्यू सीकर्स। तो हम एक कॉम्बिनेशन प्लेटफॉर्म पसंद करते हैं, बोथ ऑन अ कंज्यूमर लेवल एज अ कॉर्पोरेट लेवल। तो आप ये देखेंगे कि कंबाइंड सॉल्यूशंस आएंगे, और एपीआईज के आने से बहुत इजी हो गया है सजित, कि आप एक कंबाइंड ऑफरिंग दें। आपका सिस्टम ऑफ एंगेजमेंट जैगल है, आपका सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो कार्ड ट्रांजैक्शंस का है, और आपका सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो ईआरपी है। तो तीनों के बीच में हम जो कनेक्ट बिठाते हैं थ्रू एपीआईज, वो और इजी हो गया है ओवर द इयर्स। एंड तो आप, मेरे हिसाब से ऐसा कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर आप बाकी इंडस्ट्रीज में भी देखेंगे। अविनाश, आज बीक्यू प्राइम हिंदी से बात करने के लिए धन्यवाद। आपका आईपीओ जो है सितंबर 14 को खुल रहा है और 18 को बंद होगा, और प्राइसिंग जो है 156 टू 164 है। 563.4 करोड़ आप रेस करें मार्केट में, जिसमें फ्रेश इशू 392 करोड़ का है। और आपकी कंपनी का वैल्यू जो है अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड 1650 करोड़ का है। धन्यवाद आज बीक्यू प्राइम हिंदी से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत, थैंक यू। थैंक यू।